नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया लंबे समय से जंग का मैदान बना हुआ है और अब यहाँ एक नई जंग छिड़ गई है। ईरान पर इजराइल ने पहले हमला किया, फिर ईरान ने पलटवार किया। तेहरान और तेल अवीव दोनों ही जगह धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। इजराइल के हवाई हमलों का जवाब ईरान ने भी हवाई हमलों से दिया है। ईरान के हमले नहीं रोक पाया आयरन डोम और न ही अमेरिका के डिफेंस सिस्टम काम आते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान की कई मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही हैं। इसी जंग पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में तेज हुआ विरोध, प्रदर्शनकारियों ने शुरू किया नोकिंग कार्यक्रम। घबराए ट्रंप ने लॉस एंजल्स में तैनात किए मरीन। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने अपने ही फैसले से लिया यू टर्न, अब फरवरी में चुनाव कराने को हुए तैयार। कनाडा और हिंदुस्तान के बीच तेजी से सुधर रहे हैं संबंध, G7 की बैठक से पहले दोनों देशों के बीच हुई बड़ी डील। और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में दिखा अद्भुत नजारा, बिग बैंग के बाद दिखाई दिया सबसे बड़ा विस्फोट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन आइए पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द की कैलिफोर्निया की ऐतिहासिक इलेक्ट्रिक वाहन नीति, कानूनी टकराव की स्थिति हुई पैदा। एस जयशंकर और फ्रांसीसी विदेश मंत्री की मुलाकात, रक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ से अब तक 78 मौतें, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामाफोसा। कार्लो के रूप में ईसाइयों को मिलेगा पहला मिलेनियल संत, पॉप देंगे उपाधि, गॉड इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान। इजराइल और ईरान में जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। इस जंग की शुरुआत इजरायली हमलों से हुई। इसके बाद ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी। 150 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई। ईरान का दावा है कि इसमें से ज्यादातर मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इसके साथ ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35 को मार गिराया है। 2 F-35 विमान गिराए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक महिला पायलट सहित 3 इजरायली पायलटों को बंदी बनाया है। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें तेल अवीव में चारों तरफ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान ने हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड आयरन डोम एरो 3 रोकने में फेल साबित हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने साफ कर दिया है कि अब हमें आतंकवादी जायोनी यानी इजरायली शासन का कड़ा जवाब देना है। हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं करेंगे। जायोनी शासन अपने इस अपराध के बाद सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान के हमले के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका और उसके समर्थक देश या तो चुप हैं या फिर इजराइल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, तो तमाम देश ईरान के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इस अभियान को तुरंत रोका जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की हुई बैठक में चीन के दूत फू कॉन्ग ने कहा कि इजराइल हमला पूरी तरह से गलत है। इससे ईरान, अमेरिका के परमाणु समझौते पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। फू कॉन्ग ने कहा कि इजराइल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो। उन्होंने एक तरह से ईरान की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करते हुए यहां तक कह दिया कि हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। रूस ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 2-3 दिन तक ये लड़ाई जारी रहती है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। वैसे इसकी संभावना अभी 30% तक ही मानी जा रही है। इसकी संभावना ईरान की धमकी में भी दिखाई दे रही है। ईरान ने इजराइल के समर्थकों को सीधे धमकी दी है, अगर कोई भी देश इजराइल की रक्षा करने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सैन्य अड्डों और क्षेत्रीय ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल के खिलाफ निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। ईरान के बयान को सीधे सीधे अमेरिका के लिए धमकी माना जा रहा है, जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों से ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया भी है। ऐसे में ईरान अब अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस बीच जिस तरह से रूस और चीन ईरान के साथ आते दिखाई दे रहे हैं और ईरान जिस ताकत से पलटवार कर रहा है, उसने अमेरिका और पूरे नाटो की नींद उड़ा दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई ऐसे फैसले लिए जिसके बाद से उनके ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया। पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब अमेरिका में इमिग्रेशन छापों को लेकर एक हफ्ते से चल रहे विरोध के बीच करीब 200 अमेरिकी मरीन सैनिकों को लॉस एंजल्स में एक फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात किया गया। दरअसल अमेरिका भर में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स नाम से एक बड़े विरोध प्रदर्शन ऐलान किया गया। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन वॉशिंगटन डीसी में एक सैन्य परेड भी होनी है, जिसमें सैनिक मार्च करेंगे और टैंक सड़कों पर दिखाई देंगे। यानी अब सरकार के इशारों पर जनता की आवाज को दबाने के लिए सेना को सड़क पर उतार दिया गया है। यही नहीं, प्रदर्शनों से देश भर में तनाव भड़कने की आशंका को देखते हुए नेशनल गार्ड को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए तैनात मरीन जवानों को नेशनल गार्ड के कुछ जवानों की जगह तैनात किया गया है, ताकि नेशनल गार्ड अब छापों के दौरान पुलिस की सुरक्षा कर सके। मरीन पूरी तरह से हथियारों, संचार उपकरणों और सुरक्षा गियर के साथ आए हैं। दरअसल मरीन की तैनाती उस फैसले के बाद हुई है जिसमें 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक फेडरल जज के आदेश को रोक दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि ट्रंप को कैलिफोर्निया को नेशनल गार्ड की कमान लौटानी चाहिए, क्योंकि गार्ड की तैनाती गैरकानूनी थी और ट्रंप के अधिकारों से बाहर थी। जज ने मरीन की तैनाती पर कोई फैसला नहीं दिया है। इन दिनों कैलिफोर्निया और ट्रंप प्रशासन के बीच तकरार भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां बीते दिनों कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने सैनिकों की तैनाती को राज्य की संप्रभुता पर हमला बताया था और कोर्ट का रुख किया। ट्रंप ने संविधान के उस धारा का हवाला दिया है जो विद्रोह या विद्रोह की आशंका होने पर सैन्य बल लगाने की इजाजत देती है। हालांकि एक फेडरल जज ने कहा कि लॉस एंजल्स की स्थिति विद्रोह जैसी नहीं है और आदेश दिया कि नेशनल गार्ड का नियंत्रण कैलिफोर्निया को वापस मिले। लेकिन 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका स्वागत किया और कहा कि अगर मैंने सेना नहीं भेजी होती तो लॉस एंजल्स में चारों तरफ हिंसा दिखाई देती। यानी साफ है, अमेरिका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और जनता का गुस्सा ट्रंप सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस संकट में है। उनकी कोई भी रणनीति काम करती नहीं दिख रही है। सेना और विपक्ष के दबाव में उन्होंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच आम चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन यूनुस को इस मुद्दे पर किसी का साथ नहीं मिला, क्योंकि विपक्ष हो या फिर सेना चीफ, सभी इसी साल दिसंबर में चुनाव कराने का दबाव यूनुस सरकार पर डाल रहे थे। यूनुस पर ये आरोप भी लग रहे थे कि वो अमेरिका के इशारे पर अपनी सरकार चला रही हैं और अमेरिका के लिए ही काम कर रहे हैं। विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच अब यूनुस ने सरेंडर कर दिया है और चुनाव समय से पहले कराने की बात कही है। दरअसल मोहम्मद यूनुस इस समय ब्रिटेन के दौरे पर है। लंदन में यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम और बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। इस दौरान यूनुस ने उनसे मदद मांगी, लेकिन रहमान ने साफ कह दिया कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने होंगे। अगर यूनुस जल्दी चुनाव को तैयार होते हैं तो बीएनपी उनकी कार्यवाहक सरकार का समर्थन करने को तैयार है। रहमान बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। रहमान ने यूनुस से फरवरी में चुनाव कराने की डिमांड की, जिसे उन्होंने मान लिया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने ऐलान किया है कि सभी तैयारियां पूरी होने पर चुनाव अगले साल फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जा सकते हैं। खालिदा जिया ने भी इस समय सीमा का समर्थन किया। उनका मानना है कि ये समय मौसम और धार्मिक अवधि के लिहाज से उपयुक्त होगा। लंदन बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि मतदाता की आयु 18 वर्ष ही रहेगी और मतदाता सूची को नए सिरे से अपडेट नहीं किया जाएगा। ये फैसले देश को मध्य फरवरी 2026 तक एक निर्वाचित सरकार की तरफ तेजी से ले जाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बता दें कि 6 जून को यूनुस ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 में होंगे, जिसका बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया था। यूनुस की पहले सुधार फिर चुनाव की नीति को लेकर भी आलोचना हुई थी, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि ये नीति देश में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकती है। इस बीच यूनुस के ऐलान ने बांग्लादेश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें आखिरकार घुटने टेकने पड़े। और अब बात कनाडा और हिंदुस्तान के सुधरते संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। उसका कारण है कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान और कनाडा के बीच जो दूरियां पैदा हुई हैं, उन्हें कम करने में पीएम मोदी को कामयाबी मिल पाती है या नहीं। वैसे ये दौरा G7 की बैठक को लेकर है। हिंदुस्तान G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें अतिथि देश के रूप में बुलाया जाता है।
पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर खालिस्तानियों ने ऐलान किया था कि वो उनका विरोध करेंगे। 3 दिन तक जब तक पीएम मोदी कनाडा में रहेंगे, खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों के दबाव में नहीं आने का फैसला किया है। दरअसल हिंदुस्तान और कनाडा ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोनों देशों के बीच लगभग 2 साल पहले 2023 में शुरू हुए तनाव को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन जानकारियों का आदान प्रदान करेंगी। दोनों देशों के बीच ये समझौता उस समय हुआ है जब 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जान जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान की सरकार पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे हिंदुस्तान ने बेतुका और प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया, वीजा स्वीकृति में कटौती की और राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। हालांकि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान संपर्क में रहीं और सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहीं। अब इसको लेकर बाकायदा समझौता हो गया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि कनाडा ने खालिस्तानियों के विरोध के बावजूद हिंदुस्तान के साथ इस तरह की बड़ी डील की है। और अब चलते चलते में बात करेंगे गैलेक्सी के दिल में हुए ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर विस्फोट की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बेहद शक्तिशाली खगोलीय विस्फोट दिखा है। इसे अब तक की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में शामिल किया जा रहा है। ये बिग बैंग के बाद से सबसे ताकतवर विस्फोटों में से एक है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये विस्फोट आम तारा विस्फोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और दीर्घकालिक होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन विस्फोटों को एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट नाम दिया है। ये विस्फोट 3 दूर के आकाशगंगाओं के केंद्र में देखे गए, जहां एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने एक विशाल तारे को निगल लिया। इस प्रक्रिया में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली कि ये विस्फोट 1 साल तक चमकता रहा, जबकि आम सुपरनोवा कुछ ही हफ्तों में मंद पड़ जाते हैं। इनमें से एक घटना GAIA 18CDJ थी, जिसने सिर्फ 1 साल में इतनी ऊर्जा छोड़ दी जितनी 100 सूरज मिलकर अपने पूरे जीवन काल में छोड़ते। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी अवधि तक चमकना और ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों तक दिखाई देना। इससे खगोलविदों को प्रारंभिक ब्रह्मांड और प्राचीन ब्लैक होल्स को समझने में मदद मिल सकती है। 2016 और 2018 में GAIA स्पेस टेलीस्कोप ने भी ऐसी 2 अजीब घटनाएं देखी थी। फिर 2023 में ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने एक और ऐसा ही विस्फोट दर्ज किया, जिसे स्कैरी बार भी कहा गया। इससे साबित हुआ कि ये घटनाएं कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक नई कैटेगरी का संकेत है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा की न्यूवाइस टेलीस्कोप, नील गेहरिल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और अन्य टूल्स का इस्तेमाल किया। नतीजा ये निकला कि इन विस्फोटों का कारण सुपरमैसिव ब्लैक होल के जरिए तारों को फाड़ना था, न कि कोई सामान्य सुपरनोवा। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।